इस तस्वीर को देखकर आपको आइडिया हो गया होगा कि आज के हमारे वीडियो का टॉपिक क्या है। तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस फूड जंक्शन में। चैप्टर 1 फूड एंड ह्यूमन हेल्थ यानी भोजन और मानव स्वास्थ्य। कोई भी काम करने के लिए हमारे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों द्वारा प्राप्त होती है। अतः हम कह सकते हैं कि पोषण ही जीवन का आधार है। पोषण के रूप में जीव अपने आसपास के वातावरण से विभिन्न प्रकार के पदार्थों को प्राप्त करता है, जो पाचन की क्रिया के द्वारा शरीर के अलग अलग भागों में जाकर शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट की आवश्यकता होती है। संतुलित भोजन हमारे शरीर को मजबूत बनाता है और इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी मजबूत करता है। इसलिए हमें संतुलित आहार या संतुलित भोजन लेना चाहिए। संतुलित भोजन से हम शारीरिक व मानसिक दोनों रूप से चुस्त व तंदुरुस्त रहते हैं। संतुलित आहार के अभाव में व्यक्ति में थकान, कमजोरी व कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन में पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल इत्यादि लेने चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि संतुलित भोजन वह भोजन है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो और जिस भोजन में किसी भी पोषक तत्व का अभाव हो या कमी हो वह भोजन असंतुलित भोजन कहलाता है। बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फूड यानी संतुलित व असंतुलित आहार। पहले समझते हैं संतुलित आहार क्या है। ऐसा आहार जिसमें हमारे शरीर के स्वास्थ्य और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा शामिल हो। संतुलित भोजन में अच्छा स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पौष्टिक भोजन शामिल होता है। एक संतुलित आहार में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं व अन्य पोषक तत्व तथा जल भी उचित मात्रा में होता है, जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। जबकि असंतुलित भोजन में पोषक तत्वों की कमी होती है अथवा उनकी अनुपलब्धता होती है। लंबे समय तक असंतुलित भोजन करने से कई प्रकार के शरीर में रोग प्रकट होने लगते हैं। मेल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण। यदि लंबे समय तक पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो तो इसे कुपोषण कहते हैं। पोषण के विभिन्न घटक शरीर की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ऐसे कई उदाहरण देखे गए हैं जहां बुरी आदतों के कारण संतुलित भोजन ठीक से नहीं लिया जाता और व्यक्ति में कुपोषण के लक्षण दिखाई देते हैं। कुपोषण का प्रभाव शारीरिक व मानसिक कमजोरी के रूप में हमें दिखाई देता है। विटामिन मेल न्यूट्रिशन यानी विटामिन कुपोषण। विटामिन भोजन का बहुत ही छोटा सा भाग है, मगर कार्य की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। किसी एक या एक से अधिक विटामिन की कमी से होने वाले लक्षण हमारे शरीर में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसलिए विटामिन शरीर के विकास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। में हम विटामिन की कमी से होने वाले रोगों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से रतुंधी रोग हो जाता है, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। इस रोग में प्रकाश या रात के समय दिखाई नहीं देता। विटामिन B1 जिससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। इस रोग में हृदय की धड़कन कम हो जाती है
और मांसपेशियां कमजोर हो जाती है। विटामिन B2 इससे राइबोफ्लेविनोसिस रोग हो जाता है। इस रोग में मुख के किनारे व होठों की त्वचा फटने लग जाती है। विटामिन B3 की कमी से पेलिग्रा रोग हो जाता है। इस रोग में जीभ व त्वचा पर पपड़ियां बनने लग जाती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। इस रोग में मसूड़ों से खून आता है और त्वचा पर चकत्ते बनने लग जाते हैं। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है, जिससे पैरों की हड्डियां मुड़ जाती है और घुटने पास आ जाते हैं। विटामिन ई और विटामिन के के बारे में हम अगले वीडियो में विस्तृत से पढ़ेंगे। प्रोटीन मेल न्यूट्रिशन यानी प्रोटीन कुपोषण। अक्सर देखा जाता है कि गरीबी के कारण लोग भोजन में प्रोटीन की मात्रा पर्याप्त रूप से सम्मिलित नहीं कर पाते और कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। मुख्यतः छोटे बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। गर्भवती महिलाएं और किशोरों में प्रोटीन एक आवश्यक पोषक तत्व है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोको रोग हो जाता है। क्वाशियोको रोग में बच्चों का पेट फूल जाता है, उससे भूख कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पीली, शुष्क, काली और धब्बेदार होकर फटने लग जाती है। जब प्रोटीन के साथ पोषण में पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा की कमी होती है तो शरीर सूख कर दुबला हो जाता है, आंखों की चमक चली जाती है और आंखें अंदर की ओर धंस जाती है। इस स्थिति को मेरस्मस रोग कहते हैं या ऐसी स्थिति में मेरस्मस रोग हो जाता है। मिनरल मेल न्यूट्रिशन यानी खनिज कुपोषण। विभिन्न प्रकार के खनिज लवण शरीर के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं तथा इनकी कमी से शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे लो यानी आयरन तत्व की कमी से हीमोग्लोबिन में कमी आ जाती है और इससे एनीमिया रोग हो जाता है। कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया कम हो जाती है, जिसे गल्टर या गलकंठ या घेंगा रोग हो जाता है। मुख्य रूप से हमारे शरीर को 29 प्रकार के खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 6 मुख्य खनिज लवणों की सूची इस सारणी में दे रखी है, जिनमें से सबसे ऊपर है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन और आयोडीन। ये ऐसे खनिज तत्व है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इंपोर्टेंट ऑफ वाटर यानी जल का महत्व। मानव स्वास्थ्य के लिए अन्य पोषक तत्वों की तरह जल भी एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, क्योंकि जल एक ऐसा तत्व है जिससे मानव शरीर की विभिन्न क्रियाएं संपादित होती है। तो ये कहना कोई बड़ी बात नहीं है कि जल ही जीवन है, क्योंकि दैनिक जीवन के विभिन्न कार्यों में जल की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जल का उपयोग पीने में, भोजन बनाने में, नहाने में, कपड़े बर्तन धोने में, कृषि में, उद्योगों में, न जाने और भी कई कार्यों में किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। जल का सामान्य सूत्र H2O होता है। ये हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। इसके द्वारा शरीर की विभिन्न जैविक क्रियाएं संपादित की जाती है। पीने योग्य जल में निम्न गुण होने चाहिए। जल एकदम स्वच्छ हो, उसमें किसी प्रकार की वनस्पति अथवा किसी प्रकार का हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया नहीं होना चाहिए। जल की पीएच भी संतुलित होनी चाहिए, यानी कि जल की पीएच 7 या इसके आसपास की होनी चाहिए, उसमें ज्यादा अंतर ना होना चाहिए।
जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हो। जिस जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है वह स्वास्थ्य के लिए उचित होता है। मानव शरीर में जल का महत्व। मानव शरीर में जल एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अधिकांश शरीर की जैविक क्रियाएं अथवा उपापचय क्रियाएं जल द्वारा ही संपादित की जाती है। इसलिए हमें प्रतिदिन 8 से 10 गिलास जल का सेवन करना चाहिए। नियमित रूप से पानी पीने से शरीर में उपस्थित जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोग मुक्त हो जाता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से चुस्ती व ऊर्जा बनी रहती है और थकान का एहसास नहीं होता है। नियमित रूप से जल का सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होता है और अनेक प्रकार की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। प्रचुर मात्रा में पानी से शरीर में अनावश्यक चर्बी नहीं होती है। उचित मात्रा में पानी पीने से किसी भी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना कम हो जाती है और साथ ही फेफड़ों का संक्रमण, आंतों की बीमारियां भी नहीं होती है। नियमित मात्रा में पानी पीने से कई प्रकार के रोगों से बचा जा सकता है और छोटे मोटे रोग भी आसानी से नहीं होते हैं। इसलिए हमें नियमित मात्रा में भरपूर जल का सेवन करना चाहिए। दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि पीने का पानी दूषित है तो हम कई प्रकार की बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं। ये बीमारियां पानी में पाए जाने वाले हानिकारक जीवाणुओं के कारण होती है, जो पानी के साथ साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस जैसी बीमारियां आसानी से हो जाती है। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रमण बीमारियां भी फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो जाता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, क्लोरेला, टाइफाइड, पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो जाती है। नारू रोग, जिसे बाला रोग या ड्रैकनकुलेसिस के नाम से भी जाना जाता है, ये एक समय में राजस्थान की बहुत ही गंभीर समस्या थी। इसका रोग जनक ड्रैकनकुलस मेडिनेसिस नामक कृमि है। यह रोग दूषित जल के उपयोग करने से होता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में तेजी से फैलता है। यह एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के बाद इसका कोई भी रोगी नहीं पाया गया। नारू रोग जैसे कई हानिकारक बीमारियों से बचने के लिए हमें स्वच्छ व शुद्ध जल का उपयोग करना चाहिए। जल की शुद्धिकरण के लिए हम निम्न उपाय अपना सकते हैं। जल को छानकर उपयोग में लेना चाहिए। जल को उबाल कर ठंडा करके पीना चाहिए। नदी व तालाब इत्यादि पर नहाना व कपड़े नहीं धोने चाहिए और समय समय पर इनकी सफाई करनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। ओबेसिटी एंड BMI। ओबेसिटी यानी मोटापा। मोटापा वह स्थिति है जब शरीर में अत्यधिक मात्रा में वसा एकत्रित हो जाए और स्वास्थ्य को हानि पहुंचाए। इसके कारण मानव की संभावित आयु भी कम हो जाती है। मोटापा के कारण कई प्रकार के रोग हो जाते हैं, जैसे हृदय रोग, मधुमेह, श्वास संबंधी विकार, हड्डियों के रोग इत्यादि। मोटापा का मुख्य कारण जंक फूड है, स्थिर जीवन शैली, व्यायाम न करना, शारीरिक कार्य ढंग से न करना इत्यादि प्रमुख है। इससे हमें बचना चाहिए और नियमित प्रतिदिन व्यायाम व शारीरिक क्रियाएं करनी चाहिए। BMI बॉडी मास इंडेक्स यानी शरीर भार सूचकांक मानव भार व लंबाई में अनुपात होता है। जब BMI 25 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर के बीच हो तो वह मोटापा पूर्व स्थिति होती है। जब ये
30 किग्रा प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक हो तब वह स्थिति मोटापा होती है। नशीले पदार्थ और मानव स्वास्थ्य। बहुत से लोग आनंद के भ्रम में विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, जो धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ जाती है। ये नशीले पदार्थ इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ये नशीले पदार्थ समाज के लिए बहुत ही घातक है। वर्तमान में प्रचलित कई नशीले पदार्थों में से एक है गुटखा। गुटखा सुपारी के टुकड़ों, कत्था, चूना, संश्लेषित खुशबू आदि पदार्थों के मिश्रण से तैयार किया जाता है। कुछ में तंबाकू भी डाला जाता है। वर्तमान में गुटखा एक बहुत ही प्रचलित नशीला पदार्थ है, जिसका महिलाएं व बच्चे खुल के प्रयोग करते हैं। गुटखे के प्रयोग से आर्थिक व शारीरिक नुकसान होता है। गुटखे के प्रयोग से सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग हो जाता है। इस रोग में जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है और जबड़ा ठीक से नहीं खुलता है। गुटखे में कई संश्लेषित पदार्थ होते हैं, जिनके प्रयोग से कैंसर होने की संभावना होती है। तंबाकू पादप निकोटिएना टोबेकम कुल सोलेनेसी की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इनकी पत्तियों में 1 से 8% निकोटिन नामक एल्केलॉइड पाया जाता है। तंबाकू का प्रयोग कई प्रकार से किया जाता है। अधिकांश लोग पान, गुटखे, चूने के साथ इसे चबाते हैं। कुछ लोग इसके पाउडर को सूंघते हैं या मंजन की तरह दांतों या मसूड़ों पर मलते हैं। तंबाकू को बीड़ी, सिगरेट, चिल्लम, हुक्का व अन्य रूप में उपयोग किया जाता है। तंबाकू से कई प्रकार की हानियां भी होती हैं। तंबाकू के निरंतर संपर्क में आने से मुंह, जीभ, गले व फेफड़ों में कैंसर की संभावना हो जाती है। गर्भवती महिलाओं द्वारा तंबाकू का सेवन करने पर भ्रूण के विकास की गति मंद हो जाती है। सिगरेट के धुएं में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड आरबीसी को नष्ट कर देता है और ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता को घटा देता है। अल्कोहल, जिसे मदिरा या शराब भी कहते हैं। शराब कई तरीके से बनाई जाती है, मगर सभी में नशे का एक ही पदार्थ होता है, एथिल अल्कोहल, जिसका सूत्र होता है C2H5OH। विभिन्न प्रकार की शराब में इसका प्रतिशत भिन्न भिन्न होता है। शराब का मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। शराब पीने से अल्कोहल रक्त प्रवाह द्वारा यकृत में पहुंच जाता है। अधिक मात्रा में उपस्थित अल्कोहल को यकृत एसिटेल्डिहाइड में बदल देता है, जो एक जहरीला पदार्थ है। अल्कोहल से स्मरण शक्ति यानी याददाश्त कमजोर हो जाती है और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अल्कोहल से व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होती है और सामाजिक प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंचती है। अल्कोहल के प्रभाव में व्यक्ति कमजोर हो जाता है, जिससे कार्य क्षमता क्षीण हो जाती है और अल्कोहल के कारण दुर्घटना की संभावना भी अधिक हो जाती है। अफीम पादप पेपेवर सोमनिफेरम के कच्चे फल से प्राप्त दूध को सुखाने से बनता है। इस दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्केलॉइड्स पाए जाते हैं। इसमें मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, सोमनिफेरिन, पेवेरिन प्रमुख है। मार्फिन व कोडीन का प्रयोग दर्द निवारक दवाई बनाने में किया जाता है। इस कारण ही अफीम की खेती की जाती है। कुछ लोग शांति व आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम या इससे बने विभिन्न प्रकार के नशीले पदार्थ का प्रयोग करते हैं। अफीम का प्रयोग अधिक करने पर प्रतिरोधक क्षमता कमजोर हो जाती है और जिसके कारण व्यक्ति की असामयिक ही मृत्यु हो जाती है। और भी अन्य नशीले पदार्थ है, जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, LSD, अन्य मादक पदार्थ है जिनका बहुत अधिक प्रचलन है। वर्तमान में युवा इनके चंगुल में फंस गया है
और इनके कई दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इनके कारण शारीरिक, मानसिक व आर्थिक कमजोरी का सामना करना पड़ रहा है। खाद्य पदार्थ में मिलावट व उसके दुष्प्रभाव। आज के समय में अक्सर देखा जाता है कि खाद्य संबंधी सामग्री में अधिक मुनाफे के चक्कर में मिलावट कर दी जाती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक है। जैसे कोल्ड ड्रिंक के निर्माण के समय इसमें फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जो हमारे दांतों के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसी तरह इसमें एथिलीन ग्लाइकोल नामक केमिकल डाला जाता है, जो पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी जमने नहीं देता है। इसे सामान्य भाषा में स्वीट पॉइजन यानी मीठा जहर भी कहते हैं। और इसी प्रकार कोल्ड ड्रिंक में बोरिक, एरिथ्रोबोरिक, बेंजोइल एसिड, लेड, कैफीन इत्यादि की मिलावट की जाती है, जो विभिन्न प्रकार से भयंकर रोग उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार कई अन्य खाद्य सामग्रियों में भी मिलावट की जाती है, जैसे दूध में, फल में, सब्जी, मसाले, अनाज, इन सब में किसी न किसी प्रकार से मिलावट की जाती है, जिसका हमारे शरीर पर बहुत ही हानिकारक प्रभाव पड़ता है। वर्तमान में देखा गया है कि खाद्य सामग्री के अलावा दवाइयों में भी भारी मात्रा में मिलावट की जाती है, जिसका दुष्प्रभाव सीधा मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इन सब मिलावटखोरी को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारतीय सरकार द्वारा एक कानून बनाया गया है, जो इस प्रकार है। 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम यानी कि PFA नियम बनाया गया है। परंतु ये कानून पर्याप्त नहीं है। इन सभी मिलावटखोरी को रोकने के लिए सरकार को और भी कड़े नियम व कानून बनाने चाहिए। इसी प्रकार के और एजुकेशनल वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।